तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन के दो रूल्स कौन कौन से हैं, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है। लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है तो जो बेंडिंग होती है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, और जब रेयर से डेंसर में आती है तो बेंडिंग लाइट की टुवर्ड्स नॉर्मल होती है। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और ये भी जाना था कि रिफ्रैक्शन का जो कॉज होता है कि लाइट की जो स्पीड होती है डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया में, इसलिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, या तो वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, और उसी की वजह से जो ऑब्लिकली इंसिडेंट होने वाली लाइट होती है तिरछे में, वो बैंड हो जाती है अपने डायरेक्शन से, तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। ये हमने पढ़ा था। तो अब हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन के भी लॉज थे, उसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं। तो रिफ्रैक्शन के लॉज अब हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो लॉ है, स्टेटमेंट मैंने पहले लिख दी है। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम होता है सिंगुलर, और जब आप एक से ज़्यादा मीडियम को मतलब रेफ़र करना चाहते हो तब आप मीडिया कहोगे, मीडिया, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी था। क्या है कि देखो, ये है ऊपर एक मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, ठीक है। अब मीडियम 1 से लाइट पास होती है इनटू मीडियम 2, और ये बैंड हो गया नॉर्मल की तरफ। मान लो ये वाला मीडियम जो है ये रेयर है और ये वाला डेंसर, मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लेस है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मोर है, तो ये बेंडिंग किस तरफ होगी, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल हम कहाँ पे खींचते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। और ये जो लाइन है ये क्या होता है, ये होता है इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला इंटरफेस। तो इसे कहते हैं कॉमन इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। अब क्योंकि जो लाइट होती है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही ट्रैवल करती है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो देखो ये है इंसिडेंट रे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो दोनों मीडिया, फर्स्ट मीडियम और दूसरे मीडियम दोनों में होगा, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे कि ये पेपर है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर कोई इंसिडेंट रे इस प्लेन ऑफ पेपर के अलोंग आए, इसके लाई करके आए, तो हम देखेंगे कि जो नॉर्मल होगा वो भी इसी प्लेन पे होगा, और जो लाइट जाएगी रिफ्रैक्टेड वो भी इसी प्लेन ऑफ पेपर के अलोंग ही जाएगी। यानी कि प्लेन इन तीनों चीज़ों का सेम रहता है। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लो, द इंसिडेंट रे यानी कि ये, फिर रिफ्रैक्टेड रे यानी कि ये जो दूसरे मीडियम में पास होगी लाइट बैंड होके, और तीसरी चीज़ है द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया का इंटरफेस ये रहा, और इस पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल भी किस पॉइंट पे, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे लाइट आके इंसिडेंट हुई उसी पॉइंट पे जो नॉर्मल खींचा है हमने दोनों मीडिया के इंटरफेस पे। ये तीनों चीज़ें यानी ये डॉटेड लाइन, नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती है। ये है फर्स्ट लॉ, ठीक है। और अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। आपको ये भी पता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में हमेशा दो मीडियम इन्वॉल्व होते हैं, ये भी पता है आपको। एक मीडियम वो जिससे लाइट आती है और एक मीडियम वो जिसके लाइट अंदर एंटर करती है, तो दो मीडियम इन्वॉल्व होते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से समझना। पहली स्टेटमेंट तो हम पहले रिफ्लेक्शन में भी समझ चुके थे कि ये एक प्लेन में लाई होना किसे कहते हैं। दूसरा देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर। तो
जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ कांस्टेंट। वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है एक गिवन कलर की लाइट के लिए, यानी कि लाइट का कलर अगर बदल जाए तो ये कांस्टेंट भी बदल जाता है, ये वैल्यू भी बदल जाएगी। कलर पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि हर कलर की लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है, यानी कि अगर हम सीधा बात करें तो वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंपल रखने के लिए हम यहाँ पे कलर कह देते हैं। तो फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, तो किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, यानी कि जैसे कि ये एयर है और ये वाटर है, तो इसमें पेयर ऑफ मीडिया क्या हो गया? एयर एंड वाटर। तो किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, किसी भी गिवन कलर की लाइट के लिए, ये जो रेशियो होता है, इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब मैथ्स में अगर अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, ये जो साइन जो हमने लिखा है, इन्हें कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और सिंपली अभी मैं इतना बता देता हूँ कि जैसे ये एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो इसे थीटा कह लेते हैं। तो ये जो साइन थीटा होता है, ये होता है आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से आपको ये साइन की वैल्यू पता लग जाती है। ठीक है, तो मैथ्स में तो आप ये समझ ही जाओगे ये क्या चीज़ होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो साइन इंटू नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है, साइन इंटू नहीं है, ये है साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे एस आई एन ई है, यहाँ पे एस आई एन है, ये इसका शॉर्ट है, ये हटा दोगे तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बस। ठीक है, वो भी स्पेलिंग ठीक है, वो कंप्लीट है, ये आपके उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो साइन आई अपॉन साइन आर ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसे? स्नेल्स लॉ। तो थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं स्नेल्स लॉ को। जैसे कि ये है एयर और ये मीडियम है वाटर, यहाँ से लाइट रे आई और ये बैंड होके चली गई। आपको पता ही है एयर रेयरर होता है और वाटर डेंसर होता है, तो बैंडिंग किस तरफ होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये एंगल आई और ये एंगल आर। तो इसमें जो हम रेशियो निकालेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, और ये कोई गिवन कलर की लाइट है, ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये किसके लिए है ये कांस्टेंट? फॉर एयर एंड वाटर, इस पेयर के लिए। कौन सी मीडियम का पेयर है इस बार? कौन सी मीडिया का पेयर लिया हमने? एयर और वाटर का। तो जब लाइट एयर से वाटर में एंटर करती है तो उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो एक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू होती है, अगर हम इस एयर और वाटर की बात करें तो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.33। ये तो याद करने की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये होता है इस कांस्टेंट की वैल्यू। एंड दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी कि जो नीचे वाला है सेकंड मीडियम, इस केस में हमारा जो वाटर है, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जो कि इस केस में क्या है? एयर। यानी कि ये जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एयर और वाटर के लिए तो क्या है? 1.33। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? ये होता है जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू दैट मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इज़ कमिंग। जिस मीडियम से लाइट पास होके आ रही है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें, अगर लाइट एयर से और ग्लास में एंटर करे, ग्लास से एयर से ग्लास में एंटर करे, तब आई और आर का रेशियो जो होगा
तब साइन आई और साइन आर का रेशियो होगा वो होता है 1.5। और ये किसके लिए? फॉर एयर एंड ग्लास के लिए। तो हर पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये वैल्यू अलग होती है, इस रेशियो की वैल्यू अलग होती है, और इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका बताओ ज़रा? लाइट किस में गई है? सेकंड मीडियम कौन सा है? ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में बताओ? जिससे लाइट आई है, यानी फर्स्ट मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ये एक्चुअल में हमें ये बताती है कि कौन सा मीडियम लाइट को ज़्यादा बैंड कर रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप देखो, एयर से वाटर में जब लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। और इसमें कितना है जब एयर से ग्लास में जा रही है? 1.5। कौन सी वैल्यू बड़ी है? 1.5। इसको इस पॉइंट के बाद पता है ना कैसे करना है? फर्स्ट डेसिमल जो आपका 10th प्लेस है, इसमें भी 10th प्लेस से ही कंपेयर करोगे। तो ये इसको तो अगर आगे लिखना तो 0 लगा सकते हो आप। तो इसको एक तरह से 1.3 करो और इसको 1.5। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? ग्लास का। विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 1.3, यानी 1.33, तो कम है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि लाइट जब एयर से ग्लास में जाती है तो ज़्यादा बैंड होती है एयर से वाटर के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा बैंडिंग, लाइट को बैंड करने की एबिलिटी किस में ज़्यादा है? ग्लास में। यानी कि जब एयर से लाइट ग्लास में जाती है तो ज़्यादा बैंड होती है, और जब एयर से वाटर में जाती है उसके कंपैरिजन में। इन वैल्यूज से हमें यही पता लगता है। देखो, एक ये मान लो ये एयर है, ये वाटर, एयर और ये ग्लास। ठीक है। तो यहाँ से ये लाइट आई, मान लो कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री पे। और यहाँ पे भी कितने डिग्री पे है आपका? ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। तो हम देखेंगे कि जब एयर से वाटर में लाइट जाती है तो बैंडिंग तो होती है, लेकिन जब एयर से ग्लास में जाती है तो ये बैंडिंग उससे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो आप देखोगे ये जो एंगल है, देखने से पता लग रहा है किसका एंगल छोटा होगा? ग्लास में। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये छोटा एंगल इसलिए हुआ है क्योंकि ज़्यादा बैंडिंग हुई है। देखो, ये ज़्यादा बैंडिंग हुई है और इसमें कम बैंडिंग हुई है। ठीक है। ऐसे आ रही थी ना लाइट, यूँ जा रही थी। तो यहाँ से देखेंगे बैंडिंग, इसमें ज़्यादा हुई है और इसमें कम बैंडिंग हुई है कंपैरिजन, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इससे। और वैल्यू तो आपको याद ही करनी है, इसकी कितनी है? 1.5 और इसकी 1.33। अब ये मत बोलना 33 ज़्यादा होता है 5 से, क्योंकि एक फर्स्ट जो डेसिमल की डिजिट है वो कंपेयर करोगे आप। ठीक है। अगर वो सेम होती है तब आगे बढ़ते हो। तो 1.5, 1.3, तो 1.5 ज़्यादा है। तो ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है, ये आपको कैलकुलेट तो नहीं करना क्योंकि आप इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आते, साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन पता होना चाहिए कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किसका? ऑफ सेकंड मीडियम, यानी कि जो नीचे वाला मीडियम है, मीडियम 2, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? ऑफ मीडियम 1, जो पहले वाला है। ठीक है। और इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो अब क्योंकि ये हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों समझ लिए हैं, एक तो सिंपल सा था ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और एक थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा कि ये जो साइन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। जैसे कि साइन, इसकी वैल्यू होती है, जैसे साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2। तो ये कुछ वैल्यू आप याद करोगे भी जब मैथ्स में आप ये पढ़ोगे। ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए गिवन लाइट, फॉर ए गिवन कलर्ड लाइट। यही है आपका स्नेल्स लॉ। और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू
अनदर मीडियम, यानी लाइट को कितना बैंड कर पा रहा है एक मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इससे हमें ये पता लग जाता है किसकी एबिलिटी ज़्यादा है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो तरीका अब हम कर रहे हैं निकालने का, वो उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपके पास नहीं आएगा, बहुत रेयर है। जो दूसरा जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सीधा फॉर्मूले से समझाता हूँ आपको। मान लो ये है आपका मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये है एंगल लाइट इंसिडेंट रे और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने वाले हैं उसमें हम हेल्प लेंगे स्पीड ऑफ लाइट की। तो मान लो ये जो मीडियम है, मीडियम 1, इसमें लाइट की स्पीड है v1, ठीक है, v1 सिंबल ले लिया। और ये जो मीडियम 2 है इसमें लाइट की स्पीड है v2। अब एक क्वेश्चन, अब बता सकते हो कौन सी स्पीड ज़्यादा होगी? बेंडिंग किस तरफ है? टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि स्पीड क्या हो रही होगी बताओ? डिक्रीज़ हो रही होगी, यानी कि स्पीड, यानी इस मीडियम में जो स्पीड है वो लेस होगी मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड है उससे, ठीक है। ये वाली चीज़ें हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि स्पीड जब डिक्रीज़ होती है तभी बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होती है। हम कोई सा भी केस ले सकते हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल भी ले सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे अब आगे बढ़े, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता है वो होता है n। तो कैसे लिखेंगे देखो, पहले मैं बिना सिंबल के लिखवाता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला है, और ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ये डेफिनेशन भी है। तो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में लाइट की स्पीड डिनोमिनेटर में रहेगी, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उस मीडियम में लाइट की स्पीड न्यूमरेटर में रहेगी, ठीक है। तो अब सिंबल के हिसाब से, सिंबल है n, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, पहले 2 लिखेंगे, एंड विद रिस्पेक्ट टू 1, फिर बाद में 1 लिखेंगे। तो ये किसका सिंबल है बताओ? ये 21 नहीं है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 में हमने क्या सिंबल लिया है? v1, और मीडियम में 2 में क्या लिया है? v2। तो फॉर्मूला हो गया आपका v1 अपॉन में v2। तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो आपका n21 है इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ लिखने की जगह वो यहाँ लिखते हैं, समझ आ गया? ऐसे भी लिखा जा सकता है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो लाइट की स्पीड किस मीडियम वाली नीचे रहेगी जिसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं लिख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी ग्लास मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि क्या हो रहा है बताओ इस बार? इस बार हो रहा है कि जो लाइट है वो वाटर से और ग्लास मीडियम में एंटर कर रही है, वाटर से और लाइट ग्लास मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है। तो वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी, मान लो सिंबल के हिसाब से लो अभी v, वाटर लिख लेते हैं, और ग्लास में जो लाइट की स्पीड है उसे क्या लिख देते हैं? v ग्लास। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर आएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं यानी ग्लास का निकाल रहे हैं उसमें v आएगा, उसमें लाइट की जो स्पीड है वो डिनोमिनेटर में यानी नीचे आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस तरह से हम फार्मूला बना सकते हैं और न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैंने कहा है ना। तो बताओ क्या फार्मूला होगा, स्पीड ऑफ लाइट पूरा ही लिखवा रहा हूँ मैं, बीच में मैं सिंबल भी लिखवा रहा हूँ, दोनों ही यूज़ करूँगा। एयर ऊपर रहेगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसमें लाइट की स्पीड का रहेगा डिनोमिनेटर में। तो इनकी तो वैल्यू भी पता है हमें। एयर में क्या लेते हैं हम, 3 × 10⁸। ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी थी, 2 × 10⁸। कितना आ रहा है बताओ, 1.5। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये एक रेशियो है। रेशियो में यूनिट जो होगी मीटर पर सेकंड क्या होगा, कट गया, इसलिए कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट। वैल्यू देखो 1.5। अब याद करो ये 1.5 हम पहले बोल रहे थे, याद करो था ना। ये एयर से जब लाइट ग्लास में एंटर करती है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 1.5। ये हमने यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले से, और एग्ज़ाम में भी इसी फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल करने होंगे तो आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखा होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसमें लाइट की स्पीड डिनोमिनेटर में और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसमें लाइट की स्पीड न्यूमरेटर में रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम तो कोई मीडियम ही नहीं है, यानी स्पेस, नो मैटर को हम वैक्यूम कहते हैं। तो अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, क्योंकि एयर में और वैक्यूम में जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट हम सेम ही लेते हैं, 3 × 10⁸, इसलिए वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसी मीडियम का तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इज़ नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ ना एन ग्लास, इसका मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और बताओ ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, यानी लाइट कहाँ से ग्लास के अंदर आ रही है, या तो वैक्यूम से या फिर एयर से। तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट कहते हैं। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होगा किसी भी मीडियम का वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, क्योंकि हम सेम ही लेते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो गिवन मीडियम है। ठीक है, और लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में उसको हम c से डिनोट करते हैं, और उस मीडियम में लाइट की स्पीड मान लो क्या है, v। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, c/v, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट टू द रेशियो इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। और c की वैल्यू यानी कि c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, तो ये होती है। तो कंफ्यूज मत होना कि पहले तो हमने एयर को विद रिस्पेक्ट टू में कह रहे थे, तो एयर को किसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट में भी ले सकते हैं और रिलेटिव में भी ले सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, वो जो हम अब तक पढ़ रहे थे, यानी कि ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का अगर वो विद रिस्पेक्ट टू हो अदर मीडियम, और वो जो अदर मीडियम होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, एयर और वैक्यूम को छोड़कर, एक्सेप्ट वैक्यूम और एयर, बाकी किसी और मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम ये इस वाले को सिंबल को यूज़ करते हैं, जैसे N12 या N12। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, या सिंपली ये भी कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सिंपली ये दो एब्सोल्यूट और रिलेटिव इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि जब एब्सोल्यूट हो तो इसका मतलब जो लाइट है, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, वो किसके रिस्पेक्ट में है, या तो वैक्यूम के या एयर के। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे कहीं पे लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का 1.5 है, तो आपको समझ जाना है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, एब्सोल्यूट वाला, यानी कि जो लाइट है वो एयर से या वैक्यूम से उस मीडियम में एंटर कर रही है। और रिलेटिव वाले में एयर और वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम से अगर एंटर कर रही है, जैसे कि वाटर से ग्लास में लाइट एंटर कर रही है, तो अब एयर और वैक्यूम तो नहीं है ना, किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में है इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ से समझ आ जाता है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम यानी कि स्पेस, खाली स्पेस या एयर के है, तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और रिलेटिव वाला अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम है, एयर और वैक्यूम को छोड़कर जो अदर मीडियम है, तब उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम दोनों मीडियम को यहाँ पे क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। जैसे इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में, जो आप क्वेश्चन आ रहा है ना किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि ये कौन सा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, या तो वैक्यूम होगा या एयर, ठीक है। इसलिए जिसमें आपको विद रिस्पेक्ट टू नहीं पता लग रहा है, यानी कि वो एयर ही मानना है या फिर वैक्यूम मानना है, और ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये जो हम यहाँ पे जो हमने जो भी पढ़ा है स्टार्टिंग में, ये सब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम नहीं है तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर है तो एब्सोल्यूट, और अगर नहीं किसी और के रिस्पेक्ट में है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फॉर्मूला निकालने का एक ही है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसमें लाइट की स्पीड नीचे रहेगी, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसमें लाइट की स्पीड ऊपर रहेगी। इसमें किसके रिस्पेक्ट में होता है एब्सोल्यूट में, वैक्यूम या एयर के, इसलिए वैक्यूम और एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो ऊपर रखोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।